ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಜೆ ಮನೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 150 ಟನ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕತ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾರಿದರೆ ಒಂದು 50 ಸಲ ಲಾಭ ಬಂತು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಗೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 100 ಟನ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೊಂದು 30 ಟನ್ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಬಂಡವಾಳ ಎತ್ತೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್, ನನಗೀಗ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಈಗ ಮಣ್ಣಿಂದ ನಾನೀಗ ಅವರ ಬ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 100 ಟನ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 150 ಟನ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 80 ಟನ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ಕು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು, ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. पर एकड़ 100 टन गन्ने का उत्पादन लेना है तो एवरेज जो खर्चा आता है वो 80,000 के आसपास आता है, 80,000 रुपीज़। इसमें क्या क्या आता है, जैसे पहले हम ज़मीन में ट्रैक्टर डालते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, तब से लेकर हार्वेस्टिंग तक, यानी गन्ना जब काट कर फैक्ट्री को जा रहा है तब तक, ये पूरा खर्चा इसमें आता है। 80,000, अराउंड 80,000। कई जगह 90,000 हो सकता है, कई जगह 70,000 हो सकता है। इसमें क्या क्या अलग अलग पार्ट होते हैं देख लीजिए। मैंने जैसे बोला कि ऑर्गेनिक खाद देना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए 10 से 15 हज़ार रुपये हम बगल में निकालते हैं। ठीक है, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸುದನಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಬದ್ಧ ಬರ್ತಿದೆ। 15,000 रुपये ऑर्गेनिक मैन्योर हो गए। दूसरा आता है कल्टीवेशन का, 6,000 रुपये कल्टीवेशन में चले जाते हैं। एक बार रोटरी चलाना, प्लाविंग करना और फरो निकालना, 6,000 रुपये उसमें जाते हैं। अभी थोड़ा सा डीजल बढ़ गया तो शायद थोड़ा बहुत कॉस्ट बढ़ता होगा। तीसरा आता है सीड परचेस करना होता है। सीड के लिए हम 6,000 रुपये रखते हैं। वो सीड लाना यानी कटिंग करना, उस वहाँ से लेके आना और यहाँ उतार कर उसको कटिंग करना, इसके लिए 6,000 रुपये होता है। यानी अराउंड 30,000 के आसपास ये सब इतना पहला हो जाता है। इसमें सीड ट्रीटमेंट वगैरह सब हो गया। दूसरा आता है केमिकल फर्टिलाइज़र का कॉस्ट कितना होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र का कॉस्ट जैसे मैंने अभी बोला था, उसका कॉस्ट होता है 22,000 रुपीज़। ये केमिकल का कॉस्ट होता है। स्प्रे के बारे में हमने बोला था कि स्प्रे का कॉस्ट कितना होता है, तो करीबन स्प्रे का कॉस्ट 2,000 या 3,000 तक स्प्रे का कॉस्ट होता है। अभी इसके बाद आता है मेजर आता है वो लेबर का आता है। वो गन्ना लगाने के लिए 3,000 रुपये के लेबर लगते हैं, वीड्स निकालने के लिए करीबन 6,000 के लेबर्स लगते हैं, या पानी देने के लिए भी लेबर लगते हैं, बाकी का कुछ काम करना है तो भी लेबर लगते हैं। ये सब और अर्थिंग का पे करना होता है। ये सब मिलाकर 10 से 12,000 रुपये खर्चा होता है। ऐसा कर मिलाकर 80,000 तक ये खर्चा जाता है। इसमें पानी के लिए हम 5,000 से 10,000 रुपये अलग से निकाल के रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, या बाहर से किसी के पास से पानी लिया है तो उसको भी कुछ पैसे देने होते हैं। ऐसे 5 से 10,000 रुपये उसके लिए जाते हैं। ये टोटल इसमें सब एक्सपेंडिचर आ गए। ऑर्गेनिक मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइज़र, स्प्रेइंग शेड्यूल, लेबर, सीड मटेरियल और लगाने के लिए लेबर, और पानी के लिए जो भी लगता है वो, और स्प्रेइंग के लिए जो भी लगता है, ये सब मिलाकर इतना होता है। तो इसमें अराउंड 100 टन का गन्ना आ सकता है। अगर आपके यहाँ 2,500 रेट है तो 2,50,000 रुपये इसमें मिलेंगे। 80,000 की जगह मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ अपना खर्चा है, तो 1.5 लाख तो आराम से मिल सकते हैं, अगर गन्ना 100 टन निकला तो। अगर मान लीजिए कि 80,000 मैंने खर्चा किया और 80 टन गन्ना निकला, तो पर टन 1,000 रुपीज़ मैंने खर्च किया, ऐसे होता है बराबर। अगर 2,500 मुझे मिल रहा है, 2,500 मिल रहा है, तो पर टन के लिए मुझे 1,000 मैंने खर्च किया और 1,500 मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे इसका ये है। इसके लिए गन्ना कुछ भी करके फ़ायदे में ही जाता है, ये कारण है। अभी आपने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं करना है और 30 टन गन्ना मुझे मिल गया तो प्रॉफिट ही है, बराबर है। कुछ भी नहीं करना है यानी वो कुछ भी क्या नहीं कर सकता है, या केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करेगा, या स्प्रे नहीं यूज़ करेगा, उसको कल्टीवेट करना ही है। वो तो गन्ना कैसे लगाएगा वो,
कल्टीवेशन का खर्चा 6,000 तो होने वाला ही है, पानी देना है उसको, पानी का खर्चा 5,000 से 10,000 उसको होना ही है। मान लीजिए कि गोबर का खाद उसमें नहीं दिया, ठीक है छोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं किया तो पानी का खर्चा, लेबर का खर्चा, वीड्स निकालने तो पड़ेंगे, 10,000 रुपये उसमें जाएंगे, और सीड परचेस करना ही होगा, सीड जब तक नहीं लगाएंगे तो आएगा कैसा, ये सब मिलाकर होता है 40,000 रुपये। ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಪಕ್ಕದ ಬಾಜು ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 167 ಮತ್ತು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ 132 123 ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬೆಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕಿತ್ತಾಕ್ ಹೊಸ ಸೀಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಇದರ ಕೂಳೆದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಏನು ತಗೋತೀವಿ रतुन बोलते हैं उसको, उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि बेसिक कॉस्ट उसमें कुछ भी नहीं है, सीड परचेस करना नहीं है, कल्टीवेशन करना नहीं है, या गन्ना लगाने का खर्चा उसमें नहीं है, सीड ट्रीटमेंट का खर्चा उसमें नहीं है, ये बिल्कुल कुछ नहीं है। उसको क्या करना है, पानी देना है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और स्प्रे करना है, इतना ही करना है। उसमें हम ट्रैश जलाते नहीं है, वो ऐसे रखते हैं सूखे पत्ते, तो वीड भी बहुत कम आते हैं, वीड का भी खर्चा बहुत कम होता है, तो बहुत सारा खर्चा उसमें कम रहता है। तो जो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ये रतुन में बहुत ज़्यादा हमको मिलता है, यील्ड थोड़ा कम आया तो भी चलता है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ 132 ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಒಂದು 2 ಇಯರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೀತಲೇ 47 का क्रॉप चल रहा है ಕಾಪರ್ ಚಲ್ ರहा है, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ वहाँ मालिंगपुर में 27 या 28 का क्रॉप चल रहा है, लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है मुझे पता नहीं है। लेकिन हम पहला एक प्लांटेशन किया है वो हार्वेस्टिंग होता है और 2 रतुन हम लेते हैं, ऐसे 3 क्रॉप लेते हैं एक बार लगाने के बाद, 3 ही लेते हैं। पहले निकलता है 100 टन से ऊपर, दूसरा निकलता है 70 to 80 टन और तीसरा निकलता है 60 to 70 टन। ये निकालने के बाद हम निकाल देते हैं, लैंड प्रिपेयर करते हैं, फिर लगाते हैं, तो 100 टन से आगे अपने को फिर उत्पादन मिल सकता है। ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ 3 ಎಕರೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್। ಈಗ ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ, IAS ಆಫೀಸರ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ। ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಜಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈಗ IAS ಆಫೀಸರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು 700 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಬಳಿ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 1000, ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್। ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ಬಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರೀ ಲಾಸು ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದರೆ ಜನ ಲಾಸು ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮಲ್ಲೂ ಎಜುಕೇಟೆಡೇ ಇರ್ತಾರೆ। गन्ने की खेती करने है तो बिल्कुल लॉस नहीं है, अगर गन्ना में आपने ऐसे डाल दिया, पानी देते रहे तो भी 20 टन गन्ना निकलता है, कुछ भी ज़्यादा खर्चा न करते हुए आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। गन्ने की खेती में लॉस नहीं होता है, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट टाइम पे बोला, हार्वेस्टिंग आपको करना नहीं है, लोडिंग अनलोडिंग आपको करना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं करना है, शुगर प्रोडक्ट करना आपको करना नहीं है, सेलिंग भी आपके पास नहीं है, पैसे भी वसूल करना आपको करना नहीं है, ये सब एक अलग से इंस्टीट्यूट काम करती रहती है। आपको सिर्फ गन्ना उगाना है और अच्छी तरीके से बढ़ाना है, बाकी गन्ना छोड़कर कौन सा भी क्रॉप आप ले लीजिए, आपके ऊपर ही सब जिम्मेदारी आती है। एक तरफ आपको जो सब तैयार करना है, इसको मार्केट को भी आपको लेके जाना है, उसका सेलिंग भी आपको ही देखना है, सेल करना है, वो पैसे भी आपको ही वसूल करना है। इसमें आदमी बहुत थक जाता है, उसमें उसको लॉस बहुत आता है। और लॉस आने का दूसरा भी एक कारण है, वो सामने वाले आदमी थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन दूसरा लॉस जो आता है वो नेचुरल लॉस बहुत इसमें है। जैसे कि अभी इस बार देखिए कोविड आ गया, 9 महीने कोविड में हम अटके रहे, हमारे यहाँ इतने सारे अच्छे क्रॉप आए थे, सब उसका पैसा ही नहीं हुआ, उसका जो क्या बोलते हैं आप कलिंगडला काय म्हणतो आपण, हाँ वाटरमेलन अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा लगता है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तैयार होता है, तो उसका पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अप्रैल और मई महीने में वाटरमेलन निकाल कर हमने गड्ढे में डाल दिया, लेने के लिए कोई नहीं था, बाहरी आदमी नहीं आ रहे थे, कोविड के कारण से ये लॉस हो गया। ऐसे लॉस नेचुरल बहुत अलग अलग से होते हैं, एक बार ऐसे सब तैयार होता है, बारिश बहुत गिरती है। अभी देखिए लास्ट महीने में हमारे यहाँ एक आधा घंटा बारिश हो गई, ग्रेप अभी सब तैयार है, ग्रेप निकाल कर मार्केट में जाने वाले हैं,
और बारिश हो गए, सब क्रैकिंग आ रहा है उसको। एक दिन टेम्परेचर बहुत बढ़ा और दूसरे दिन 60 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड से अंदर टेम्परेचर चला गया और क्रैकिंग बढ़ गया। क्रैकिंग हुआ, ग्रेप फार्म मार्केट में नहीं जाता है, नहीं चलता है, यानी इसमें लॉस हो रहा है वो। इस गन्ने में ज़्यादा बारिश हुई तो भी कुछ ना कुछ उसमें मिलता है, नहीं पानी मिला तो भी वो जीवित रहता है, मरता नहीं है। ज़्यादा खाद डाला तो बहुत ही अच्छा आ सकता है, नहीं डाला तो भी वो आता है। यानी कुछ भी करिए गन्ने में पैसे मिलते हैं, कम हो या ज़्यादा हो मिलते ही है, लॉस नहीं जाते। जो लॉस में जा रहे हैं वो गन्ना छोड़कर अलग अलग फार्मिंग करते हैं, उसमें जैकपॉट जैसे पैसे मिलता है उनको। एक बार गन्ने वाटरमेलन में बहुत सारे 10 लाख भी पैसे मिल सकते हैं और जीरो भी वो हो सकते हैं, माइनस में जा सकते हैं। गन्ने में ऐसा नहीं, स्टडी इनकम है, इसमें मिलता ही रहता है। ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಸಂಜೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೈ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬುಕ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಫೈನಲ್ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ.